स्नेह देसाई द्वारा लिखित पुस्तक चेंज योर लाइफ। आप इस पुस्तक से अपने संघर्ष को समाप्त करें और 10 दिनों में साधारण से असाधारण जीवन बनाएं। इस 10 दिवसीय सूत्र के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे नकारात्मक सोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को कैसे प्रकट करें? आप किस प्रकार के शब्दों और भाषा का उपयोग करते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं? पृथ्वी पर सबसे सकारात्मक और सफल लोगों की भाषा क्या है? 3 सबसे आम कारण जिनसे लोग पीड़ित और असफल होते हैं। अपने सपनों के जीवन को हासिल करने के लिए शुरुआत के 6 चरणों की व्यवहारिक प्रक्रिया। अभूतपूर्व परिणाम लाने के लिए अपने सभी भय और मानसिक बाधाओं से ऊपर कैसे उठें? आपकी विफलता को स्थायी सफलता में बदलने के लिए चैंपियन का नुस्खा। पहला दिन, जहां से सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। एक जूता निर्माता कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती थी। कुछ विकल्पों की खोज के बाद कंपनी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित एक छोटे से द्वीप में अपने नए उत्पाद की मार्केटिंग करने का निर्णय लिया। 2 अनुभवी सेल्समैन अमित और विशाल को अवसरों का पता लगाने और उस द्वीप पर रहने वाले 15,000 लोगों के बीच कम से कम 1,000 जोड़ी जूते बेचने के लिए भेजा गया। उन्हें ऐसा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। अमित महज 5 दिन बाद लौट आया। जब प्रबंधक ने उसकी इतनी जल्दी वापसी के बारे में पूछा तो उसने कहा, आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने जीवन में कभी भी फुटवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है और इसके उपयोग से अनजान हैं। उस बाजार में बिक्री की कोई क्षमता नहीं है क्योंकि लोग अशिक्षित हैं और इसलिए उन्हें हमारे उत्पाद बेचने का मुझे कोई मतलब नहीं दिखा। इसके अलावा मुझे जूते बेचने या मार्केटिंग करने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं मिली। मुझे लगा कि ऐसी जगह पर अपना समय बर्बाद करके बेवकूफ़ी है। हालांकि दूसरा सेल्समैन विशाल, जिसे भी उसी काम को अंजाम देने के लिए कहा गया था, 45 दिनों के बाद द्वीप से लौटा। उसकी वापसी पर उसी प्रबंधक ने उस पर 1 महीने से ज़्यादा उस जगह पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया जहां कोई मौका नहीं था। विशाल ने बताया, पहले 5 दिनों के भीतर मैं यह देखकर हैरान था कि स्थानीय लोगों ने अपने जीवन में कभी भी जूते का इस्तेमाल नहीं किया था और इसके उपयोग से अनजान थी। इसके अलावा कोई दूसरी जूता कंपनी वहां मौजूद नहीं थी। इससे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि द्वीप पर प्रत्येक व्यक्ति एक संभावित ग्राहक था और कोई प्रतिस्पर्धी नहीं थी। यही कारण है कि मैंने वहां रहने की अपनी अवधि को बढ़ाया और 1600 जोड़ी जूते बेचकर दिए गए लक्ष्य को पार किया। क्या आप आश्चर्य कर रहे हैं कि दोनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों दी? ऐसा क्यों है कि हम दुख और हताशा में रहने वाले लोगों की तुलना में खुश, स्वस्थ और अधिक समृद्ध लोगों में यही अंतर देखते हैं? वास्तव में किस वजह से फर्क पड़ता है? एक शब्द से, और वह शब्द है दृष्टिकोण, जहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक एटीट्यूड टेस्ट लें, जिससे यह पता चले कि आप किस मनोस्थिति में हैं और किस तरह के परिणाम आप इस पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 20 वाक्य हैं। अगर इसमें खुद को अंक देना है, यदि आप वाक्य से पूरी तरह से असहमत हैं तो खुद को 1 अंक दीजिएगा। यदि आप वाक्य से पूरी तरह सहमत हैं तो खुद को 3 अंक दीजिएगा। अगर आप आंशिक रूप से सहमत हैं तो 2 अंक दीजिएगा। पहला, मुझे कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं दिख रहा है। मैंने 1 नंबर दिया है। मेरे जीवन की अधिकांश परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। ये कथन मेरे लिए पूरी तरह से असहमत है, इसलिए मैंने खुद को 3 अंक दिए, 1 अंक दिए हैं। मेरे परिवार में कोई भी मेरा साथ नहीं देता।
मैंने 3 अंक दिए हैं। जब मेरी योजना के अनुसार चीज़ें नहीं होती तो मैं उदास हो जाता हूँ। इसमें भी मैंने 3 अंक दिए हैं। मैं अपनी ताकत के बजाय अपनी कमजोरियों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसमें मैंने 1 नंबर दिए हैं। मैं ज़्यादातर समय तनाव महसूस करता हूँ। ये कथन मेरे लिए असहमत है। मैं अपनी आलोचना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये कथन मेरे लिए असहमत है। मैंने 1 नंबर दिए हैं। मुझे अन्य लोगों की सराहना करना मुश्किल लगता है। ये कथन मेरे लिए असहमत है। मैंने खुद को 1 नंबर दिए हैं। मैं उन लोगों के बारे में नकारात्मक रूप से बात करता हूँ या उन पर दोष लगाता हूँ जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। ये भी मेरे लिए असहमत है। मैं 1 नंबर दिया हूँ। मुझे लगता है कि मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ। ये भी मेरे लिए असहमत है। मैं खुद को 1 नंबर दे रहा हूँ। जब मैं पहली बार लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनकी खामियां ढूंढता हूँ। ये बात बिल्कुल मेरे लिए गलत है। मैंने खुद को 1 नंबर दिया है। चीज़ें गलत होने पर लोगों को दोष देने की मेरी आदत है। ये भी गलत है। ये आंशिक रूप से गलत है। मैंने 2 नंबर दिए हैं। मुझे डर है कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वे हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे। मैं डरता हूँ पर उतना भी नहीं डरता। यहाँ मैंने खुद को 2 नंबर दिए हैं। जब मैं कुछ नया काम शुरू करता हूँ तो मुझे आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। ये भी मैंने 2 अंक दिए हैं। मुझे आत्मविश्वास मतलब नज़र रहता है उसमें। जब मैं अजनबियों से मिलता हूँ तो मैं सहज महसूस नहीं करता। 2 नंबर। मैं आर्थिक रूप से इस बात से सहमत हूँ। 2 नंबर। मुझे लोगों को माफ़ करना या नकारात्मक अनुभव को भूलना मुश्किल लगता है। इसमें मैंने खुद को 1 नंबर दिए हैं। इस बात से मैं असहमत हूँ। मैं अक्सर अपने स्वास्थ्य या भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में चिंता करता हूँ। इसमें मैंने आंशिक रूप से 2 अंक दिए हैं। मेरा जन्म अच्छे भाग्य के साथ नहीं हुआ था। इसमें मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। खुद को 1 नंबर दिया है। सोमवार की सुबह सबसे खराब सुबह होती है। इसमें भी मैं असहमत हूँ। खुद को 1 नंबर दिया है। मुझे जिम्मेदारियाँ लेना पसंद नहीं है। इसमें भी मैंने खुद को 1 नंबर दिया है। मुझे जिम्मेदारियाँ लेना पसंद है लेकिन मेरे अब अपनी रेटिंग का योग करें और इसे यहाँ लिखें। मेरा 30 अंक आया है। आप लोगों का कितना अंक आया है खुद कर लीजिएगा। यहाँ आपके स्कोर से आपने मानसिक रवैया के बारे में पता चलता है। 20 से 30 अंक के बीच आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आप अपने जीवन में ज़्यादातर चीज़ों का सकारात्मक पक्ष देखते हैं। आपका अपने आप पर विश्वास करने का और आत्मविश्वास का स्तर काफ़ी अधिक है। 30 से 40 के बीच के वाक्य आपके पास सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण का एक संयोजन है, लेकिन आप नकारात्मक के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आपके पास औसत आत्मविश्वास और अपने आप पर विश्वास करने का औसत स्तर है। 40 से 50 आपके पास सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण का एक संयोजन है, लेकिन आप सकारात्मक के बजाय नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आप में कुछ हद तक अपने आप पर विश्वास करने की क्षमता है और आत्मविश्वास की कमी है। 50 से 60 आप नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। आपका आत्मविश्वास और अपने आप पर विश्वास करने का स्तर काफ़ी कम है। आपको जीवन के बेहतर पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने रवैया में सुधार करने की आवश्यकता है। यदि आप लाल चश्मा पहनते हैं तो आप दुनिया को कैसे देखेंगे? लाल ही देखेंगे, सही है ना? और अगर आप चश्मा पीली हो तो क्या होगा? दुनिया आपको पीली दिखेगी। मान लीजिए कि मैं आपको पहनने के लिए नीला चश्मा देता हूँ और हफ्ते के बाद मैं आपसे पूछता हूँ आपको दुनिया कैसी दिखती है? आप कहेंगे मुझे दुनिया नीली दिखती है। लेकिन अगर आप उन्हें 2 साल तक पहनते हैं तो आप जवाब देंगे दुनिया नीली है। क्या दुनिया वास्तव में नीली है या इस चश्मे को पहनने के बाद आपके दिमाग में नीला रंग अटक गया है? इसी तरह आप रोज़ जो चश्मा पहनते हैं वह चश्मा है आपका रवैया, जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। हमने अभी एक साधारण एटीट्यूड के टेस्ट के जरिए पता लगाया कि आप किस तरह के चश्मे पहन रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज किस स्थिति में हैं, आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस बदलाव को केवल एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझकर लाया जा सकता है, और वह है प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर के बीच का अंतर। रवैया बदलना सबसे सरल परिवर्तन है जिसे आप ला सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, वही चीज़ें जो दूसरे को भी दिखाई देती है। लेकिन जब आपके पास सही मनोदृष्टि होती है तो आप प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर देने के बीच का अंतर जानते हैं। प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर देना समान लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आइए हम इस मूलभूत अंतर को समझें। प्रत्युत्तर देना बनाम प्रतिक्रिया करना। एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन गुजारने के बाद वापस घर जा रहे हैं। जितना संभव हो उतने ज्वलंत विकिरणों के साथ इसे देखने की कोशिश करें। कल्पना करें कि आपको पदोन्नति मिली है और महीने का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार आपको दिया गया है। आपकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है। एक चीज़ जिसे आप काफ़ी लंबे समय से खरीदने के लिए बेताब थे, वह आखिरकार आपकी है। आपकी कार सुचारू रूप से चल रही है, मौसम पूरी तरह से सही है। आज आप असाधारण रूप से अच्छे लग रहे हैं। आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप अधिक जोश और ऊर्जा महसूस कर रहे हैं और आप अपने परिवार और दोस्तों से सराहना पा रहे हैं। ऐसी सकारात्मक और खुशी के दिन के बाद घर वापस जाने की कल्पना करें। अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें। जब वे आपको मिले तो आश्चर्यचकित हो जाएं। अपनी मेहमानत का जश्न मनाने में अपने प्रियजनों को शामिल करने की खुशी महसूस करें। जब तक आप वास्तव में इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं, तब तक जितना समय चाहिए उतना समय लें। इस अत्यंत विस्तृत और व्यक्तिगत बनाएं। आपकी खुशी स्पर्शनीय होनी चाहिए। अब बस उस परिदृश्य में थोड़ा बदलाव करें। क्या होगा अगर आपकी कार पार्क करने के तुरंत बाद आप पाते हैं कि आपके अपार्टमेंट की इमारत पर काम करने वाले पेंटर्स के एक समूह ने गलती से आपकी कार के बोनट पर कुछ पेंट गिरा दिया है। चौंका देने वाला यह नज़ारा देखकर जैसे ही आप अपनी कार के पास लौटते हैं, आपके हाथ में थामा हुआ पुरस्कार नीचे गिरकर चूर चूर हो जाता है। जब आप कार की चाबियों के लिए अपनी जेब टटोलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका बटुआ गायब है। आपकी परेशानी यही खत्म नहीं होती। जब आप अपने अपार्टमेंट में जाते हैं तो लिफ्ट काम नहीं कर रही होती, और जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि कोई भी घर पर नहीं है और आपका परिवार आपके लिए चाबी छोड़ना भूल गया है, और इसलिए अब आप घर के अंदर भी जा नहीं सकते। आपके सबसे अच्छे दिन का सबसे बुरे में परिवर्तन होना कितना आसान है। यह विपरीत मोड़ किस कारण से हुआ? ऐसा तब होता है जब आप किसी अवांछित घटना पर प्रत्युत्तर देने के बजाय प्रतिक्रिया देते हैं। आपका उस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय प्रत्युत्तर देना ज़्यादा सही होगा। प्रतिक्रिया उसे कहा जाता है जहां आप बिना सोचे समझे तुरंत ही अपनी बात या भाव व्यक्त कर देते हैं। पर जब आप परिस्थितियों से प्रभावित ना होकर खुद के नियंत्रण में रहकर और सोच विचार करके व्यवहार करते हैं, उसे कहा जाता है प्रत्युत्तर। घटनाओं की इस नकारात्मक श्रृंखला में आप सचेत रूप से ऑटो पायलट मोड में जाने के बजाय नियंत्रण में रहने का निर्णय ले सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो पहली दुर्घटना, यानी वह पेंट जो आपकी कार के बोनट पर गिरती है, वह आपको पहली बार में अपनी कार की ओर दौड़ाने के लिए बेचैन नहीं करेगी। इस तरह आप अपना पुरस्कार नहीं गिराएंगे और फिर आपने अपना बटुआ जहां छोड़ दिया था वह भी याद आ जाएगा। जब तक आप धैर्यपूर्वक अपने बटुए का पता लगा लेते, तब तक आपका परिवार वापस आ चुका होता और आप उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते थे। यह सब न्यूनतम गड़बड़ी या क्षति के साथ हुआ होता। आपका रवैया आपको एक आशावादी या निराशावादी इंसान बनाता है। निराशावादी प्रत्युत्तर की बजाय प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि आशावादी सोच समझकर व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं कि जब आप नीचे दी गई तालिका पढ़ते हैं तो आपके लिए कौन सी वाली तालिका लागू होती है। निराशावादी लगातार इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। खुद को समझाइएगा, आप निराशावादी हैं या
आशावादी। निराशावादी लगातार इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समस्याएं, अभाव, कमजोरियां, दोष, असंभावनाएं, स्वार्थी होना, दूसरों को दोष देना, बुरा क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं किया जा सकता। और आशावादी लगातार इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उपाय ढूंढना, प्रचुरता, शक्तियाँ, ताकत, कौशल, संभावनाएं, निस्वार्थता, दूसरों की सराहना करना, क्या अच्छा है, क्या गुण है, क्या किया जा सकता है। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई को देखता है। एक आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है। प्रतिक्रिया करना एक आवेग है। जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो कई नकारात्मक घटनाएं घटती है। उसके विपरीत प्रत्युत्तर का मतलब है कुछ समय रुककर परिस्थितियों को समझना और फिर सोचना कि आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इसके बाद आपका मकसद पूरा करने में जो सहायक बने ऐसे ही कदम उठाएं ताकि आपको एक अलग परिणाम मिले। अलग पर जोर देना जरूरी है। यदि आप अब भी वही सोच रहे हैं जो आप एक लंबे अरसे से सोच रहे थे तो आपको वही प्राप्त होता रहेगा जो आप लंबे समय से प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप एक अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको बदलने की आवश्यकता है। एक बदलाव से आप एक सक्रिय आशावादी बन सकते हैं। आपका रवैया आपका सबसे बड़ा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। वह विकल्प हमेशा आपके साथ है। एक उदाहरण, मेरा जन्म अहमदाबाद में एक अमीर गुजराती परिवार में हुआ था। मैंने अपना बचपन ऐश्वर्य में बिताया। यह लेखक की खुद की कहानी है। आप ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने जीरो से हीरो कैसे बना। मेरा जन्म अहमदाबाद में एक अमीर गुजराती परिवार में हुआ था। मैंने अपना बचपन ऐश्वर्य में बिताया। मैं 10 कमरों वाले घर में बड़ा हुआ जो मेरे माता पिता और मेरे लिए बहुत बड़ा था। हमारे पास ऐसी सुविधाएं और आराम के सारे साधन थे जो उन दिनों 1920 के दशक की शुरुआत में दुर्लभ थी। एक आलीशान कार, बच्चों के लिए एक स्नानघर, एक टेबल, ऑडियो विजुअल प्रणाली से सुसज्जित एक प्रशिक्षण कक्ष आदि। लेकिन परिस्थितियों ने एक ऐसा मोड़ लिया कि मेरे पिता के व्यवसाय को विपत्ति संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका कारखाना बंद हो गया। हमें अपने घर समेत अपनी सभी कंपनियों को बेचना पड़ा और 3 साल के भीतर 7 अलग अलग घरों में किराए पर रहना पड़ा। कुछ दिन ऐसे भी थे जब हमें भूखा सोना पड़ा था क्योंकि हमारे पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इन सबसे ऊपर हम पर 22 लाख रुपए का कर्ज था और यह उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी। वित्तीय सुख होने के साथ साथ मैंने अपने दोस्तों को भी खो दिया और हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे किनारा कर लिया था। मेरी जगह और कोई भी होता तो उदासीनता की भावना के साथ अपने पिता, भगवान या भाग्य को दोष देकर और भविष्य के लिए कोई भी उम्मीद न रखकर इस परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता। लेकिन सौभाग्य से मेरे स्कूल के अलावा मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही ऐसे शिक्षक, प्रशिक्षक और गुरु दिए जिन्होंने मुझे सिखाया कि घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे रहना चाहिए। 17 साल की उम्र में व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं होने पर भी मैंने अपने परिवार को एक बड़ा घर और पहले से कहीं बेहतर जीवन शैली देने के सपने के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उस समय मैंने अपने जीवन के 101 लक्ष्यों को लिख दिया। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे हासिल करूंगा। खाली जेब और सही दृष्टिकोण से शुरुआत करके मैंने अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया और 26 वर्ष की आयु तक उन 101 लक्ष्यों को पूरा करके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान में आपकी जो भी मनोदृष्टि है वह कुछ और नहीं बल्कि उन अनुभवों का परिणाम है जिनसे आप गुजरे हैं। बचपन से आपके अवचेतन मन ने आपके द्वारा देखी, सुनी या महसूस की गई सभी चीज़ों को इकट्ठा किया है जिनसे आप अपने एक दृष्टिकोण विकसित किया है। यह वर्तमान में ऑटो पायलट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि जीवन में निराशावादी होना बेहतर है या आशावादी होना, तो आप स्वतः ही आशावादी होने के विचार की वकालत करेंगे।
हालांकि वास्तव में आप आशावादी होने से बहुत दूर हो सकते हैं, क्योंकि ये वह उत्तर है जो ज़्यादातर लोगों को सिखाया जाता है। या तो आपने इसके बारे में पढ़ा है या आपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। आप वास्तव में कितनी बार सकारात्मक रहे हैं और एक बेहतर जीवन पाने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को कितनी बार सकारात्मक सोच में बदल सके हैं। आप आवेगपूर्ण ढंग से स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जितनी जल्दी सचेत रूप से प्रत्युत्तर देना शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी आपका मन आशावादी बनने के लिए तैयार हो जाता है। आपको इस नई मानसिकता के अनुकूल खुद को सचेत रूप से प्रशिक्षित करना होगा, लेकिन सवाल यह है कि यह कौन करेगा। यहाँ एक और उदाहरण है। एक व्यक्ति से मिलें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक सर्वज्ञ जैन मास्टर एक छोटे से गांव में पहुंचे। इस गुरु को दूरदृष्टि का वरदान था। भविष्य को देखने की उनकी क्षमता के साथ उन्होंने बहुत कम समय में कई ग्रामीणों की मदद की। लेकिन जैसा कि अच्छाई की सभी कहानियों में होता है, संशयवाद ने जल्द ही अपना असर दिखाया। 3 किशोर लड़के जैन मास्टर के निंदक थे और उन्हें चालबाज मानते थे। वे उनकी धोखाधड़ी को सबके सामने उजागर करना चाहते थे। उसी मकसद के साथ एक शाम वे गुरु के समक्ष एक तितली लेकर आए। लड़कों में से एक ने जानबूझकर तितली को अपनी हथेलियों के बीच छिपा रखा था और मास्टर के सामने खड़ा था। अपने हाथों को वह पीठ के पीछे रखे हुए था। हिम्मत जुटाकर उन्होंने पूछा, गुरुजी, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैंने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है। मास्टर ने तुरंत उत्तर दिया, एक तितली। लड़के ने बिना संकोच के एक और सवाल किया, क्या यह मृत है या जीवित है? लड़के ने योजना बनाई थी कि यदि उत्तर मृत हुआ तो वह अपनी हथेलियों को खोलकर सभी को दिखाएगा कि तितली वास्तव में जीवित थी, और यदि उत्तर जीवित रहा तो वह अपनी हथेलियों का उपयोग करके तितली को कुचल देगा। किसी भी तरह से लड़कों को गुरु को गलत साबित करना था। जब मास्टर से पूछा गया कि क्या तितली मर गई थी या जीवित थी, तो उनके जवाब ने किशोरों को अवाक कर दिया। उन्होंने समझदारी से जवाब दिया, बेटा, यह तो तुम्हारे हाथ में है। मैं भी आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब आप बेहतर के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं, कोई भी आपको अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकता सिवाय आपकी। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए, तथ्यों का सामना करने में आपकी सहायता करने के लिए हूँ और आपको यह आशा देता हूँ कि परिवर्तन संभव हो सकता है। परिवर्तन संभव हो सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप उस पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करें। अपनी खिड़की साफ करें। पहला, अपने खिड़की साफ करें। एक बुजुर्ग जोड़ा मुंबई में एक नए घर में रहने जाता है। पहली सुबह जब वे जागते हैं तो महिला अपने पति से पड़ोसी की बालकनी पर लापरवाही से गंदे कपड़े लटकाए जाने की शिकायत करती है। अगली सुबह पत्नी फिर से अपने पति को वही शिकायत करती है, इस बार अधिक घृणा और अधिक स्पष्ट तरीके से। तीसरी सुबह पत्नी उन्हीं गंदे कपड़ों से बेहद परेशान है। हालांकि चौथी सुबह वह एक आश्चर्य के साथ उठती है। उसे लगता है जैसे उसकी प्रार्थना का जवाब आखिरकार मिल गया है, क्योंकि पड़ोसी की बालकनी पर लटके हुए कपड़े एकदम साफ हैं। अपनी पत्नी की राहत को देखते हुए पति कहता है, जाने मन, यह वह नहीं जो तुम सोच रही हो। वास्तव में मैं आज सुबह जल्दी उठा और अपनी खिड़की के कांच को साफ किया, जो उस दिन से गंदा था जब हम इस अपार्टमेंट में आए थे। इसी तरह हम जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं वह निंदक और नकारात्मक, धूल और गंदगी से कलंकित होती है, जिसके जिम्मेदार बड़े पैमाने पर हमारे माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, मीडिया और समाज होते हैं। इन गंदे चश्मों से देखते हुए हम अक्सर यह सोचते हैं कि समस्या बाहरी दुनिया में है। परिणाम स्वरूप हम स्थिति की शिकायत या किसी व्यक्ति को दोष देकर उसकी आलोचना करते हैं। समय के साथ इस गंदगी का जमाव हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमें उदासीनता, निराशा या असफलता की ओर ले जाता है। क्या कोई ऐसी दयनीय जीवन जीना पसंद करेगा?
यहाँ एक आसान सच है, अपनी खिड़की को साफ करें और समस्या फिर एक समस्या नहीं रहेगी। एक बार जब आप अपनी खिड़की को साफ करते हैं तो तथाकथित परेशानियाँ गायब हो जाती है। स्वयं को जानें और कहें कि समस्या आपके भीतर है और आपके दृष्टिकोण में केवल एक बदलाव आपको दोष मरने की रीति वाली इस बीमारी से ठीक कर देगा। याद रखें कि जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए किसी को दोष देना केवल एक और बहाना है। यह आपको और अधिक भ्रम में डाल देता है। यह खिड़की बाहर के दृश्यों को अधिक गंदा करती है। यहाँ एक सूक्ति वाक्य है, मैं अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करती, मैं अपनी सोच को ठीक करती हूँ, तब समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। लुइस एल.ए. का कहावत है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मेरा आसान जवाब होता है कि मैं खिड़कियां साफ करता हूं। मुझे पता है कि आपको ये एक अजीब तरीका लगेगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह किसी के जीवन को बदलने का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मैं लोगों की शंकाओं, निराशाओं, उदासीनता, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, भय, निराशा या किसी अन्य नकारात्मक चीज को साफ करता हूँ जो सालों से उनकी खिड़की पटल पर जमा है। मैं आपको अपनी एक छात्र के वास्तविक जीवन का उदाहरण उसी के शब्दों में बताता हूँ। यहाँ एक और उदाहरण है जिससे आप और ज्ञान ले सकते हैं। मुझे मेरी उम्र के 27 वर्षों तक असहनीय चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने कभी खुशी का अनुभव नहीं किया था और यह भी नहीं जानती थी कि मुस्कान क्या है। मैं एक विकलांग लड़की थी। 1 से 20 साल की उम्र से मैं कई ऑपरेशनों से गुजरी। 17 थकाने वाले पैर के ऑपरेशन के बाद मैं मानसिक रूप से तबाह हो चुकी थी। वास्तव में इन 12 वर्षों के दौरान मैंने केवल ईश्वर से लड़ाई की और मुझे इस तरह से यातना देने की बजाय एक बार मैं अपना दर्द दूर करने के लिए कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मैंने हर तरह की आशा और विश्वास खो दिया। जल्द ही मेरे अंदर नए डर पैदा होने लगे। मैं लोगों का सामना करने में सक्षम नहीं थी। मैंने विवाह समारोहों या किसी भी अन्य सामाजिक समारोह में जाना बंद कर दिया। मैं अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती थी और अपने ही परिवार के सदस्यों से डरने लगी थी। मैं तेज दर्द के कारण स्कूल नहीं जा सकती थी। मैंने होम स्कूलिंग यानी घर में पढ़ाई करने की कोशिश की, जहां शिक्षक मेरे घर आते थे और मेरी परीक्षा लेते थे। इस परीक्षा को मैं केवल अपने नाना जी के डर के कारण पास करने की कोशिश करती थी। मैं गणित के मूल सिद्धांत कभी नहीं समझ सकी, जिसके कारण मैं 10वीं कक्षा में उस विषय में 3 बार फेल हुई। घर के लोग भी मुझे यह कहते हुए निरुत्साहित करने लगे कि मैं जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन एक लड़के ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उस वक्त मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। मेरे जीवन में पहली बार आशा की एक झलक थी, लेकिन जब मैं अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए अपने माता पिता के पास गई, मुझे उस लड़के की धोखेबाजी का पता चला और उसने कबूल किया कि केवल मेरी बहन तक पहुंचने के लिए उसने एक माध्यम के रूप में मेरा इस्तेमाल किया है। मेरी आंखों के सामने आशा की अंतिम किरण नष्ट हो गई और निराशा ने एक बार फिर मुझ पर अधिकार कर लिया। मेरे परिवार ने मुझे या तो शादी करने या जीवन भर घर पर रहने के लिए कहा। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर से नासिक के लिए निकल गई। मैंने नौकरी करने और दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पैर और शरीर कमज़ोर हो गए और मुझे जल्द ही पता चला कि मेरी रीढ़ में मेरे पैरों के असंतुलन के कारण एक समस्या हो गई थी। मेरी रीढ़ बाईं ओर घुमावदार थी और जिसके लिए मुझे एक ऑपरेशन का सुझाव दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर कई जोखिम थे। मैं अपने पैर भी खो सकती थी। तब सब सुनने के बाद मैंने सोचा कि इस सब से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपने जीवन को समाप्त करना। ऐसे कठिन समय के दौरान मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। हमारे शहर में कोई प्रेरणादायक सेमिनार हो रहा है और यह मुफ्त है। आज आखिरी दिन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्रकृति के चमत्कारी योजना को देखें। जब मैं अपने जीवन पर पूर्ण विराम लगाने वाली थी, तो उसने मुझे अपने दुख से बचाने के लिए एक मसीहा भेजा।
मैं अपने दोस्त के साथ उस सेमिनार में गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैं पूरे सेमिनार के दौरान रो रही थी क्योंकि पिछले 27 सालों से मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो मुझे आशा और विश्वास दिला सके। वह चेंज योर लाइफ सेमिनार था और वह मसीहा थी स्नेह देसाई। मैंने तुरंत CYEL वर्कशॉप के लिए पंजीकरण किया। मेरे जीजाजी और एक मित्र मुझे वर्कशॉप की जगह पर लेकर आए क्योंकि मैं 2 लोगों के सहारे के बिना नहीं चल सकती थी। मेरा परिवार मेरे सभी प्रयासों के खिलाफ था, लेकिन मैंने स्नेह के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था और उनकी तकनीकों का पालन करने में अपना 100% देने के लिए प्रतिबद्ध थी। मुझे एक बात का यकीन था, मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत थी। 2 दिनों का वर्कशॉप पूरा करने के बाद चमत्कार होने लगी। मैंने एक एक चीज़ का पालन करना शुरू किया जो मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। 6 महीनों से भी कम समय में मेरे रिश्तों से जुड़े मुद्दों का समाधान हो गया। मैंने अपने लिए कमाई शुरू कर दी और मुझे मेरी खुशी और मुस्कुराहट वापस मिल गई। स्नेह के डायनेमिक योग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुझे अधिक विश्वास और आशा मिली। मैंने प्रतिदिन उनके डायनेमिक ब्रीदिंग अभ्यास का पालन किया, जिसके कारण मेरा थायराइड पूरी तरह से ठीक हो गया और जिससे मेरे डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, यह एक चमत्कार है। जहाँ तक हम देख सकते हैं, इस लड़की के पैर अंदर से मृत हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वह कैसे चल पा रही है और इतने काम कर पा रही है। बाद में मैंने सुना कि स्नेह भारत से बाहर एक एडवेंचर टूर के लिए अपने प्रतिभागियों को ले जा रहे थे। कुछ हिम्मत जुटाने के बाद मैंने स्नेह से पूछा कि क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ। 1 सेकंड में वह सहमत हो गए। मैं बेहद खुश थी। मेरे घर से कोई भी मेरे साथ उस यात्रा के लिए नहीं आ सका और फिर भी उन्होंने मुझे अपने समूह के साथ जाने की अनुमति दी। वास्तव में स्नेह ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे दौर पर न केवल मेरी व्हीलचेयर से घूमने में सहायता की, बल्कि मुझे सभी एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मुझे बंजी जंपिंग और स्काई ड्राइविंग करने की अनुमति शुरुआत में नहीं मिली। बार बार अनुरोध करने के बाद उन्होंने मुझे बंजी जंपिंग करने की अनुमति दी और उस समय मेरी उत्तेजना की कोई सीमा नहीं थी। हर कोई वास्तव में मेरे लिए खुश था और सबने मुझे गले लगाया। जिस क्षण मैंने बंजी जंपिंग की, मेरा दिल सच्ची खुशियों से भरा था। मैं अपने शरीर के हर हिस्से में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। अगले दिन मुझे इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा जब मैं स्काई ड्राइविंग करना चाहती थी। मुझे अनुमति नहीं मिल रही थी। बार बार अनुरोध करने के बाद प्रशिक्षक अंततः सहमत हो गए और मैं ज़मीन से 1000 फीट ऊपर एक हवाई जहाज़ से सीधे कूद गई। उस क्षण को शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। जब मैं ज़मीन पर उतरी तब मुझे एक बात का एहसास हुआ। मैंने खुद में इतना आत्मविश्वास विकसित कर लिया था कि कोई भी अब इसे हिला नहीं सकता था। उस दौरे के बाद मैंने तैरना सीखा और ट्रैकिंग करने भी गई। मैंने स्नेह के 4 दिवसीय कार्यक्रम एक्सपीरियंस अवेकनिंग में फायरवॉल किया। यदि मुझे अपनी उपलब्धियों के पीछे का कारण कहना है तो इसका उत्तर बस यही होगा, चेंज योर लाइफ वर्कशॉप ने जीवन के प्रति मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल दिया है। कोई बाहरी परिस्थितियां, लोग या चीज़ मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैंने विभिन्न शहरों में CYL वर्कशॉप 24 से भी अधिक बार दोहराया है। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है और इस वर्कशॉप ने मेरे लिए बिल्कुल सही किया है। मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है। जागृति बांटियाँ की कहावत है। जागृति की कहानी पढ़ने के बाद क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपकी चुनौतियां बाहरी दुनिया में मौजूद है? क्या आपको नहीं लगता अपनी खिड़की को साफ करके, अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप भी अपनी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं? मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं, लेकिन बदलाव की शक्ति आपके भीतर है। वेदोसी
वे दोषी। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपना दृष्टिकोण बदलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी सफल होते हैं। आपको क्या लगता है कि उनमें क्या कमी है? कमी है दो सी की। पहला, कमिटमेंट और कॉन्सर्ट एफर्ट। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बाद संभावना है कि आप पहले से ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और अपने आप को एक आशावादी या सकारात्मक व्यक्ति के रूप में देखने की गलती कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कुछ बताऊं, आपका समय बहुत अच्छा हो सकता है या आप खुश महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपके पास आपकी पसंदीदा नौकरी है, आप अपने प्रेमी से शादी कर चुके हैं, आपने अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है, या आपने आखिरकार एक बड़ा सौदा किया है जो आपका व्यवसाय बढ़ा सकता है। लेकिन उन दिनों के बारे में क्या, जिन दिनों चीज़ें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होती है? यही वे दिन हैं जब आपके दृष्टिकोण को लगातार सकारात्मक रखने के लिए आपको उपरोक्त दो सी की आवश्यकता होती है। सिर्फ कुछ घंटों की नकारात्मक मनोदृष्टि के यह सब परिणाम हो सकते हैं: उदास और असहाय महसूस करना, या तो कुछ भी नहीं सूझना या बहुत उदासीन होना, शरीर में ताकत की कमी महसूस होना, तरक्की के नए मौक़ों के बारे में बिल्कुल विचार नहीं आना, अपने सकारात्मक व्यवहार से आसपास के लोगों को परेशान करना, कीमती समय बर्बाद करना, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी, अनजाने में अपने दुखों को बढ़ाना। बेशक ये निराशावादी होने के केवल कुछ ही प्रतिकूल प्रभाव हैं, मगर इस तरह से जीने से आप अपनी पूरी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा ही हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास बेहतर विकल्प मौजूद हैं। आप खुश और स्वस्थ रहना चुन सकते हैं। आपके पास स्थायी रूप से बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त करने, बड़े लक्ष्यों को हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है। क्या आप अभी भी अपनी मनोदृष्टि को नियंत्रण में रखने को लेकर संशय हैं? आप सोच रहे होंगे, स्नेह, आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप मेरा जीवन नहीं जी रहे हैं। मैं सहमत हूँ। मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ कि आप किस परिस्थितियों में हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप कहाँ हैं, बल्कि यह है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये प्रश्न बीते समय का नहीं, बल्कि यह है कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। यदि आपको डर है कि आपके जीवन की परिस्थितियां आपको आशावादी नहीं होने दे रही हैं या आपके जीवन को नियंत्रित करने का मौका नहीं दे रही है, तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता हूं जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें दर्दनाक और दयनीय जेल जीवन का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये व्यक्ति उस समय भी अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अन्य लोगों को न केवल अपने जोश को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया, बल्कि अपने नैतिक और राजनैतिक विचारों को भी नहीं छोड़ा, इस बात के बावजूद कि उन्हें जल्दी रिहा किया जा सकता था अगर वे अपने विचारों को बदल देते। धीरे धीरे अपनी सही मनोदृष्टि और जोरदार प्रयासों के साथ 27 साल जेल की सज़ा काटने के बाद वो 1920 में दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा रिहा कर दिए गए। यह ऐतिहासिक घटना दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक भावनात्मक क्षण था। बाद में 1914 के बहुजातीय आम चुनाव के दौरान वह पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने 250 से अधिक सम्मान प्राप्त हुए, जिनसे नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है, और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, श्री नेल्सन मंडेला के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके लिए जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाक्य भागवत गीता से लिया गया है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के जीवन की कहानी से ज़्यादा और कोई बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है कि सही मनोदृष्टि किसी का जीवन कैसे बदल सकती है। उन्होंने नाजी यातना शिविरों में कैदी के रूप में वर्षों तक आतंक और खौफ का सामना किया। अपनी पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में उन्होंने कैदियों के अकल्पनीय अमानवीय अनुभवों का वर्णन किया है,
जब उन्हें हर एक दिन भयंकर भूख, असहनीय दंड और कैब गार्ड के अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। वह लिखते हैं, सब कुछ एक आदमी से लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं, मानव स्वतंत्रता का चरम। किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने का स्वतंत्रता, भले ही नींद की कमी, अपर्याप्त भोजन और विभिन्न मानसिक तनाव जैसी स्थितियां यह बता सकती है कि कैदियों को कुछ तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य किया गया था। मगर अंतिम विश्लेषण यह स्पष्ट हो जाता है कि कैदी जिस तरह का व्यक्ति बन गया वह आंतरिक मनोदृष्टि का परिणाम था और केवल कारावास के हालातों ने प्रभावित नहीं किया था। सिर्फ हम ही अपने लिए बेहतर कहानियाँ लिखने के जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह की अमानवीय स्थिति के दौरान फ्रैंकल अपने हाथों में नियंत्रण रखने का विकल्प चुन सकते हैं, तो आपको क्या रोक रहा है? अगर इस तरह की अमानवीय स्थिति के दौरान फ्रैंकल अपने हाथों में नियंत्रण रखने का विकल्प चुन सकते हैं, तो आपको क्या रोक रहा है? आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आपके मन में ये विचार आ सकता है, क्या बस यही है? क्या सिर्फ यही मुझे अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए करना है? मैं तो कहूँगा नहीं। अपने दृष्टिकोण को बदलना आपके जीवन को बदलने की नींव है, लेकिन अन्य चीज़ों या सिद्धांत हैं जिन्हें आपको स्थायी स्तर पर सफलता पाने के लिए समझना है और लागू करना है। मान लीजिए आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं तो स्वस्थ फल दे। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको पौधों को आवश्यक धूप, हवा, पानी, उर्वरक और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको निश्चित रूप से यह जांचने की आवश्यकता है कि वह भूमि जिस समय आप बीज बो रहे हैं वह उपजाऊ है या नहीं। इसी तरह जब आप अपने जीवन में सफलता और पूर्णता का फल चाहते हैं, तो आपको पहले जमीन पर और फिर पौधे पर काम करने की ज़रूरत है। यही आपने यहाँ किया है। आपने अपना दृष्टिकोण बदलकर अपनी भूमि को उपजाऊ बना दिया है और यही वह जगह है जहाँ से सब शुरू होता है।